यूनिट 2, और इसमें हम पढ़ेंगे आज वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज वायरस। अच्छा, ये जो वर्ड वायरस है, वायरस ये एक लैटिन वर्ड है, ये लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या है? वायरस का मतलब है विनम, यानी जहरीला मादा। वायरस का मतलब है जहरीला मादा, विनम। अब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री देता हूं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है इवानोस्की। इसने 1892 में वायरस को सबसे पहले इस बंदे ने दरियाफ्त किया। और दरियाफ्त कैसे किया? इसने माइक्रोस्कोप के नीचे तंबाकू के पत्ते रखे और तंबाकू के पत्तों के ऊपर इसने वायरस को दरियाफ्त किया। सबसे पहले वायरस को इवानोस्की ने दरियाफ्त किया ऑन टोबैको लीव्स। और वायरस, जो वायरस है, इसको आम माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए खास माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। 1935 में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम है WM स्टैनले। इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वायरस को क्रिस्टल की शक्ल में, क्रिस्टल की सूरत में सबसे पहले, यानी बाद में, उसने इवानोस्की के बाद WM स्टैनले ने इसको देखा, इसको ऑब्जर्व किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की शक्ल में इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। अब जो वायरस है, वायरस की दो खसूसियात हैं। पहले जो खसूसियत है जानदार की, और दूसरा खसूसियत बेजान की। कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। इसके अंदर दो तरह की खसूसियात हैं, जानदारों की खसूसियात भी हैं और बेजान की खसूसियात भी हैं। मतलब क्या? जानदार की खसूसियत, जानदार की खसूसियत कैसे होती है? जब ये किसी होस्ट के अंदर, उसके सेल के अंदर एंटर होता है, तो वहां पे होस्ट की मशीनरी को यूज करता है और वहां पे ये रिप्रोडक्शन करता है। तो इसे हम कहते हैं, इसकी ये जो खसूसियत कहलाता है, इसे जानदार वाली खसूसियत कहलाता है, लाइव। ठीक है, ये लाइव भी बिहेव करता है और डेड भी बिहेव करता है। तो जब ये सेल्स में मौजूद होता है तो वहां
अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन करता है। इसे हम कहते हैं दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड लाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, वायरस की जानदार वाली खसूसियत। और बेजान खसूसियत क्या है? जब ये सेल्स के बाहर होता है तो ये बेजान क्रिस्टल्स की तरह होता है और कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता। अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल दरअसल ये अपने गिर्द एक होल बनाता है, अपने गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाता है और उस मेम्ब्रेन के अंदर ये आराम से जिंदगी गुजारता है। ठीक है, जब ये पूरा भर जाए तो पिक्चर लिया करें, कंसंट्रेट करिए आप। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। अब वायरस दो चीजों से मिलकर बना है, एक है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है कोर, दूसरा है कोड। अब ये दो पार्ट्स है इसके। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड कोड। इसका जो कोर है ये अंदरूनी हिस्सा है, सबसे अंदरूनी हिस्सा कोर कहलाता है। और कोर के अंदर दो चीजें होंगे, या तो डीएनए होंगे या तो आरएनए होता है, और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। कोर के अंदर या डीएनए होता है या आरएनए। अब डीएनए से क्या मुराद है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए से मुराद है राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोर ये एक विरासती मादा होता है जो कि वायरस के अंदर पाया जाता है, कोर वाले हिस्से के अंदर पाया जाता है। और जो कोट है, कोट इसका बैरूनी हिस्सा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कोर अंदरूनी हिस्सा है और कोट बैरूनी हिस्सा है। और कोट किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना है। कोट इज मेड ऑफ प्रोटीन। और यही प्रोटीन कोट है जो वायरस का बैरूनी जो शक्ल सूरत है ये डिसाइड करता है। प्रोटीन कोट कि वायरस की शक्ल सूरत कैसी होगी, तो इसमें जो प्रोटीन की अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन की अरेंजमेंट कैसी है। मसलन कुछ मैं यहाँ पे शेप्स लिखता हूँ वायरस का। वायरस मुख्तलिफ शेप्स में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीन कोड अरेंजमेंट। अच्छा, इसमें है स्फेरिकल शेप भी हो सकता है। स्फेरिकल मानी गोल, गोल भी हो सकता है वायरस, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन कोड है दैट इज स्फेरिकल। ये क्यूबिक भी हो सकता है, मकब नुमा। ये पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, यानी कसीरुल अतराफ। मुख्तलिफ, यानी एक वायरस है उसमें डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। एक वायरस के अंदर मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं। एक वायरस के अंदर एक शेप भी हो सकता है। अब ऐसा भी है कि वो स्फेरिकल भी हो और क्यूबिक भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, उसके वेरियस शेप्स हो सकते हैं वायरस के। तो ये डिपेंड करता है अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन कोड।
ये क्यूबॉइड भी हो सकता है और इसके अलावा हेलिकल भी हो सकते हैं। पेचदार, इसे कहते हैं हेलिकल, ठीक है। और स्फेरिकल, गोल, क्यूबिक, ठीक है। पॉलीहेड्रल, इसके पिक्चर तो मैं नहीं बना सकता, तो मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। हेलिकल जैसे कि स्प्रिंग नुमा होता है, पेचदार होता है। तो ये डिपेंड करता है अपॉन द प्रोटीन कोड, कि प्रोटीन कोड की अरेंजमेंट कैसी है। अब जो वायरस है, वायरस न सिर्फ इंसानों को अफेक्ट करता है, ये पौधों को भी अफेक्ट करता है, प्लांट्स, इसी तरह ह्यूमन को अफेक्ट करता है और एनिमल्स। कुछ वायरसेस हैं वो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। कुछ वायरसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। कुछ वायरसेस है वो एनिमल्स, कुछ ऐसे वायरसेस है जो एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स में तीनों को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मकसद ये है कि वहां पे जब ये दाखिल हो जाते हैं तो वहां पे दो काम करता है वायरस। वायरस जो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, वायरस को चाहिए होस्ट सेल। अब होस्ट कोई भी हो सकता है, इट मे बी प्लांट, इट मे बी ह्यूमन, इट मे बी एनिमल। एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल, क्योंकि वायरस जिस तरह बैक्टीरिया सेल से बना है, वायरस क्या है, इट्स ए सेलुलर, यानी ये खुद सेल से नहीं बना, खुद सेल से नहीं बना। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या वायरस यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो आपने बताना है कि इट्स ए सेलुलर, ये सेल से नहीं बना। जिस तरह बैक्टीरिया एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर है, वायरस ना यूनिसेलुलर है, ना मल्टीसेलुलर, ना एक सेल से बना है, ना मुख्तलिफ सेलों से मिलकर बना है। दिस इज ए सेलुलर। तो जब ये ए सेलुलर है तो इसका मतलब यह है कि इसको एक सेल चाहिए, और वो सेल कौन प्रोवाइड करता है, होस्ट प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं मेजबान, ठीक है। होस्ट इसका प्लांट हो सकता है, तो ये अपना तो इसका कोई सेल है ही नहीं, तो अपना जब इसका कोई सेल है ही नहीं तो इसकी अपनी मशीनरी भी नहीं है, और अपनी मशीनरी नहीं है तो ये अपना रिप्रोडक्शन, अपना अफजाइश नस्ल नहीं कर सकता। यानी एक वायरस से 2, 3, 4 हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में वायरसेस कैसे बनेंगे? तो उसके लिए चाहिए जिस तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल अगर किसी के अंदर दाखिल हो जाए तब भी ये रिप्रोडक्शन करता है, अगर ये बाहर रहता है तो तब भी ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये है बैक्टीरिया सेल से बना है, उसके बाद अपनी मशीनरी है। वायरस के लिए सेल होना जरूरी है, खुद तो सेल से नहीं बना, लेकिन इसको किसी दूसरे का सेल चाहिए जहां पे ये अपना मल्टीप्लिकेशन करें, अपने कॉपीज बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ होस्ट सेल, और यहाँ पे क्या करता है कि जो वायरस है यहाँ पे DNA प्रोटीन कोड, ठीक है, ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसे कहते हैं कोर, और ये या तो DNA होता है या RNA। और ये जो आउटर शेप है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन से बना है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोटीन कोड। और प्रोटीन कोड ये कैसे बना है?
प्रोटीन कोट ये इसे कहते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। प्रोटीन कोट ये कैप्सोमियर्स स्मॉल यूनिट से बने हैं, कैप्सोमियर्स दरअसल प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और वो प्रोटीन आपस में छोटे छोटे यूनिट्स इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इसको कहते हैं हम कैप्सोमियर्स ऑफ प्रोटीन कोट। तो ये जो प्रोटीन कोट है ये आउटर शेप डिसाइड करता है कि हेलिकल होगा, स्फेरिकल होगा, पॉलीहेड्रल होगा, क्या शेप होगा। तो सबसे पहले जब वायरस सेल के अंदर दाखिल होता है तो ये अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। तो मेन काम ही डीएनए का है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे डीएनए इंजेक्ट कर लिया, इंजेक्ट द डीएनए एंड प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड, प्रोटीन कोट बाहर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करता क्या है, अब डीएनए ने क्या करना है, डीएनए ने मल्टीप्लाई करना है, अपने आप को अपने कॉपीज बनाने हैं, ठीक है। डीएनए क्या करेगा, डीएनए यहाँ पे डीएनए किस फॉर्म में होता है, ठीक है, इस फॉर्म में होता है डीएनए। अब डीएनए क्या करे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1, एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ डीएनए। कैसे मल्टीप्लाई करता है, जो ओरिजिनल डीएनए होता है उस डीएनए की कॉपी बनाया जाता है और उस डीएनए से फिर मजीद डीएनए बनते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट के अंदर, 20 से 60 मिनट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 वायरल डीएनएस बनते हैं। 20 से 60 मिनट, ये नहीं, रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, वायरस अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपना अफजाइश नस्ल कर रहा है। और दूसरा क्या चीज बनाता है, यहाँ पे वायरल प्रोटीन बनाता है। अब जैसे कि मैंने बताया वायरस 2 चीजों से बना है, एक है कोर जो कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन कोड। अगर वायरस को ये 2 चीजें मिल जाएं, एक प्रोटीन कोड भी मिल गया और दूसरा कोर जो कि डीएनए आरएनए से बना है। अब यहाँ पे तो डीएनए भी बन रहा है, कॉपीज बन रहे हैं और वायरल प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो रहा है, वायरल प्रोटीन्स भी बन रहे हैं। क्या कि इसने होस्ट की जो मशीनरी, इसके पास तो कोई मशीनरी है ही नहीं, इसने होस्ट की मशीनरी को काबू में ले लिया, होस्ट की मशीनरी को यूज कर रहा है। 2 चीजें बना रहा है, एक है वायरल प्रोटीन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के कॉपीज बनाता है। जब ये दोनों चीजें बन जाएं तो क्या करता है, हर डीएनए के गिर्द जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो कैप्सोमीर की फॉर्म में यहाँ पे इस तरह अरेंज होते हैं। कैप्सोमीर इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, एक कंप्लीट वायरस बन जाता है और उस कंप्लीट वायरस को क्या कहा जाता है, विरियन कंप्लीट वायरस। अब इस वायरस ने क्या करना है, सेल ने टूटना है और सर जब वहां पे काफी डीएनए बन जाते हैं, काफी वायरल प्रोटीन बन जाता है, तो हर डीएनए के गिर्द एक वायरल प्रोटीन इस तरह से अरेंज करता है कि वो डिपेंड करता है कि उस ओरिजिनल वायरस का शक्ल सूरत कैसा था। अगर वो स्फेरिकल है तो वो स्फेरिकल बनेगा, अगर पॉलीहेड्रल है तो पॉलीहेड्रल बनेगा। तो ये प्रोटीन अपने आप को उसी तरह से अरेंज करता है। तो जब एक नया वायरस बन जाता है तो ये सेल टूट जाता है और इस वायरस ने यहाँ से निकलना है और उसने दूसरे सेल को मुतासिर करना है। ये वायरस का काम होता है। और वायरस यहाँ पे एक और काम भी करता है, यहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज करता है। टॉक्सिन से मुराद है जहर। ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है और उस टॉक्सिन ने क्या करना है, वहां पे जो सेल के अंदर है वहां पे इन्फेक्शन बनाना है, इन्फेक्शन क्रिएट करना है। हम कहते हैं ना कि वायरस इन्फेक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है,
क्योंकि वो जो टॉक्सिन रिलीज करता है, तो ये जो जैसे कि शजीला जैसे कि बैक्टीरिया भी है, ठीक है ना, मैं बैक्टीरिया की तरफ नहीं जाता। अब ये जो टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन ने क्या करना है कि यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करना है। जैसे कि जब बंदा बीमार हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फ्लावर को वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ दीज टॉक्सिन्स। तो ये मैंने एक स्लाइड से ओवरव्यू दिया अबाउट हाउ वायरस अफेक्ट द ह्यूमन सेल। ये मैंने एक ह्यूमन सेल का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अब मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। मैं उसके यहाँ पे नाम चंद एक का नाम जिक्र करता हूँ। वायरल डिजीज, उसमें सबसे पहले है हेपेटाइटिस। ये जो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, ये दो वायरसेस फैलाते हैं। एक है हेपेटाइटिस सी वायरस, और या तो होगा हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं जिगर की सोजिश, तो ये जो जिगर की सोजिश, और उर्दू में इसको काला यरकान भी कहते हैं, ठीक है, इसको काला यरकान भी कहा जाता है। सेकंड जो वायरल डिजीज है वो है इन्फ्लुएंजा। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में, ये जुकाम जैसे सिम्टम्स हैं। इसमें जुकाम जैसे अलामात होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमन कोल्ड, जिसे उर्दू में कहते हैं नज़ला जुकाम। ये भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होता है नज़ला जुकाम। इसके अलावा रेबीज, ये डिजीज है और ये रेबीज वायरस से होता है। इसे उर्दू में कहते हैं बावलापन। पागल कुत्ता जब किसी को काटता है तो उसे कहते हैं बावलापन, और इस डिजीज को रेबीज कहते हैं। एंड दिस वायरस इज कॉल्ड रेबीज वायरस, जो कि पागल कुत्ते के अंदर मुंतकिल हो जाता है। और वो पागल कुत्ते जब जिस बंदे को काटेगा तो वहां से वायरस थूक के जरिए उसके अंदर दाखिल होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल और भी करते हैं। एड्स, ये HIV वायरस से होता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वायरल डिजीज जो कि मुख्तलिफ वायरसेस अफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो वायरस हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए खास किस्म के ड्रग्स यूज होते हैं, जिसको एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जिस तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक कारआमद नहीं है। अगर आप किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो आप जितने भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो वो वायरस को किल नहीं कर सकता। वायरस के लिए खास मेडिसिन होते हैं, जिसे कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। अब ये जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये वायरस को किल करते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। अब जाहिर बात है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में ये अराइज होता है
कि एंटीबायोटिक क्यों असर नहीं करते हैं। ठीक है, ये समझने वाली क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक नहीं करते क्योंकि अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है ना वो खून के अंदर मौजूद होता है और खून से वो मुख्तलिफ सेल्स को अफेक्ट करता है। अब बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल से बाहर भी रह सकता है, लेकिन वायरस वाहिद एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर ही रहते हैं। तो जब सेल के अंदर रहते हैं, अब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीबायोटिक्स वहां पे सेल तक पहुंचते नहीं, तो वो सेल के अंदर है वो महफूज होते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है, तो इस वजह से वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करे। लेकिन जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो डायरेक्ट सेल को क्रॉस करके वहां पे वायरस को किल करते हैं, तो इस वजह से एंटीबायोटिक असर नहीं, क्योंकि और एंटीवायरल मेडिसिन सेल में वायरस को मार देते हैं। ठीक है, सेल के अंदर वो सेल को क्रॉस करते हैं एंटीवायरल, लेकिन एंटीबायोटिक सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक एंड बिकॉज ऑफ एंटीवायरल मेडिसिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वायरस जो लेक्चर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पे ब्रीफ सुपरफिशियल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि डिटेल में हम जब हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है फंजाई। फंजाई ये सिंपल यूकेरियोटिक जानदार हैं। ठीक है, पौधों की तरह ये सिंपल यूकेरियोटिक जानदार। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक वो जानदार होते हैं जिनके अंदर यूकेरियोटिक सेल होता है, और यूकेरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें हर उस यानी ऑर्गेनेलीज के गिर्द मेम्ब्रेन होता है। उसके गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होता है, एक होल होता है हर उसके। फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसे जानदार को यूकेरियोटिक कहते हैं। और जिस सेल के अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेलीज अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके गिर्द मेम्ब्रेन होता है। जब ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर मेम्ब्रेन होते हैं तो हमें ऐसे सेल को यूकेरियोटिक और ऐसे जानदार को यूकेरियोट्स कहते हैं। और जिसके अंदर नहीं होता उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उनको प्रोकैरियोट्स। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट इज बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है, नो मेम्ब्रेन अराउंड ऑर्गेनेलीज। उज़्वे के गिर्द जितने भी उज़्व हैं उनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यूकेरियोटिक जानदार हैं। इसके अलावा ये अल्पजीर खुराक को जज़ब करते हैं।
इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है, ये एब्जॉर्प्शन करता है, हर चीज को ये एब्जॉर्ब करता है। अब जो फंजाई हैं उसके डिफरेंट टाइप से, मसलन कुछ फंजाई जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ फंजाई जो हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वो फंजाई होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये खुराक को खुद नहीं बना सकते। खुराक कैसे बनाते हैं? खुराक नहीं बना सकते, तो ये खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। दूसरों से खुराक कैसे हासिल करते हैं? ये खुराक को, हलफजीर खुराक को जज़ब करते हैं दूसरों के अंदर से, दूसरों की बॉडी से, वो चाहे प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो। अक्सर जो दरख्तों से पत्ते जड़ जाते हैं, जड़ने के बाद जो वो पत्ते होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो पत्ते भी आपको जमीन पे नहीं मिलेंगे कि फंजाई क्या करते हैं, उन पत्तों को खा जाते हैं, उनको जज़ब कर लेते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट जज़ब कर लेते हैं। या जो कोई जानवर अगर मर जाए तो उसमें से वो गल सड़ जाता है, कुछ टाइम के बाद उसके पार्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे, उसके बूंस भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस पे फंजाई क्या करता है, फंजाई वहां पे एंटर हो जाता है और वहां पे खुराक जज़ब करता है। ठीक है। और पैरासाइटिक, ये दूसरे जानदारों से और जो पैरासाइटिक हैं फंजाई, ये जानदार के जिस्म में या जिस्म के ऊपर रहते हैं और वहां से खुराक हासिल करते हैं। जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट क्या करता है कि या तो सेल के अंदर दाखिल होता है, किसी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, और या वहां पे बॉडी के ऊपर रहता है। तो पैरासाइट जो फंक्शन है उसने क्या करना है कि वहां पे इसको खुद फायदा है क्योंकि तो खुराक हासिल करना है, लेकिन जो होस्ट है, जिस होस्ट को ये अफेक्ट कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फंगल इन्फेक्शन हो जाए, फंजाई मेरी बॉडी के अंदर आ जाए, तो फंजाई को फायदा है, फंजाई ने मेरे से खुराक हासिल करना है, और मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे उल्टा नुकसान है, मुझे वो बीमार कर सकता है। ठीक है। तो फंजाई क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, होस्ट को नुकसान पहुंचाता है और खुद फायदा हासिल करता है। ठीक है। अब कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि फायदेमंद भी हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ फंजाई के बेनिफिट्स लिखता हूं। अच्छा, एक फंजाई है जिसे कहते हैं पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम फंगस। अब पेनिसिलियम फंगस से क्या बनता है? ये दरअसल फंजाई है, लेकिन इससे एक ड्रग बनता है जिसे कहते हैं पेनिसिलिन। इससे पेनिसिलिन ड्रग बनता है। ठीक है। अच्छा, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि फ्यूमेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये एक किस्म के तेजाब है जो कि कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है
और ये भी फंजाई की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो अल्कोहल प्रोडक्शन है में भी फंजाई का रोल है। ठीक है, तो ये कुछ चने फवायद मैंने बताए फंजाई का। अब इसके फंजाई के फवायद से इसके नुकसान काफी ज्यादा हैं। ठीक है, अब मैं इसके कुछ नुकसान यहां पे डिस्कस करता हूं। सबसे जो ज्यादा नुकसान है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, फंगल इन्फेक्शन। और इस फंगल इन्फेक्शन को माइकोटिक डिजीज भी कहते हैं। नंबर 1, ये गले का तुर्श पैदा करता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, एक फंगल डिजीज है गले का। ठीक है, वहां पे गला क्या होता है, वाइट वाइट सा, वहां पे स्पॉट्स बन जाते हैं, इसे कहते हैं थ्रोट थ्रुश। ठीक है, बाज़ औक़ात जो लिप्स के अंदरूनी हिस्सा है वहां पे भी बन जाते हैं, और जो खिलाड़ी होते हैं के पांव के उंगलियों के दरमियान जख्म बनाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है, जब खिलाड़ी होते हैं क्योंकि वो जूते पहनते हैं, और जूते वो घंटे के लिए 2 घंटे के लिए नहीं पहनते, बल्कि वो जब तक वो खेल रहे होते हैं, जो या एथलीट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक जब जूते बंदा पहनता है तो उसमें ये होता है कि जो उंगलियां होते हैं, उंगलियों के बीच में जो फंजाई है वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है। क्योंकि फंजाई कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जहां पे इसको नमी मिलेगी। ठीक है, जहां पे इसको नमी मिलेगी वहां पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी हमें पता है कि जो जोकर्स हैं वो बहुत गर्म होते हैं, और वहां से जो पाँव के अंदर पसीने आ जाते हैं, और वहां पे इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है। जब फंजाई को मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, अब जो उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में इन्वायरमेंट मॉइस्ट होता है, नमी होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। इस इन्फेक्शन को एथलेट्स फुट भी कहते हैं, एथलेट्स फुट। एथलीट्स खिलाड़ी जो खेलने वाले होते हैं, उनके पांव के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है उनको, तो ये दरअसल फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सर की जिल्द में जख्म बनाता है, और सर के बाल भी जड़ते हैं। वहां निशानात बनते हैं। बाज़ औक़ात सर के ऊपर भी जो जिल्द है, स्किन ऑफ स्काल्प, तो वहां पे भी इंफेक्शन कॉज करता है।
तो उसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे बाजू का दाने बन जाते हैं और वहाँ से जो बाल है वो जड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये माइकोटिक इन्फेक्शन है। और मजीद उंगलियों के इन्फेक्शन, उंगलियों में इन्फेक्शन पैदा करता है। मसलन अक्सर जो उंगलियों के नाखून, उंगलियों के नाखून में इन्फेक्शन कॉज करता है। अक्सर लोगों के जो नाखून होते हैं वो या तो बहुत मोटे होते हैं या तो बाज़ औक़ात मुड़ जाते हैं, आगे जाके मुड़ जाते हैं, या तो बहुत उनकी रंगत खराब हो जाती है, बेरंग हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यानी नाखून मोटे होना, पतले होना या मुड़ जाना या बेरंग, रंगत खराब हो जाना। तो ये सारे जो अलामात हैं दैट इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंजाई हैं जिसको सेप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई ये क्या करता है, ये खाने की चीजें, खाने की चीजों को आलूदा करते हैं, वहां पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा लकड़ी वगैरह में इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। और खुद ये फंजाई एक जहर प्रोड्यूस करता है वायरस की तरह, जिसको माइकोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, माइकोटॉक्सिन फंजाई रिलीज करता है, और जब ये माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है, कहां पे रिलीज करता है, खुराक के अंदर रिलीज करता है। इसीलिए कहते हैं कि खुराक की चीजों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ये कंटेमिनेटेड फूड विद फंजाई, आपके हाथ कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। एक और पॉइंट, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो खेलते हैं और आपस में मेल मिलाप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। जब वो खेलते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनके हाथ फंजाई उनके हाथों के साथ चिमटे होंगे, वहाँ पे कोई ऐसी मटेरियल होगी, ठीक है, जहाँ पे फंजाई मौजूद होगा, मिट्टी के ऊपर उसके हाथ लग सकते हैं। अक्सर जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो जब तक वो हाथ नहीं धोते हैं तो उनको खतरा है कि फंगल इन्फेक्शन, किसी तरह से उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो फंजाई के एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो हाथों के साथ लगे होते हैं और वहां से खुराक के जरिए, ठीक है ना, जब किसी चीज को टच करते हैं, खुराक खाने की चीज को टच करते हैं हाथ धोए बगैर, तो वहां से उसके जिस्म के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो माइकोटॉक्सिन वहां पे ये फिर क्या करता है, माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे बंदा बीमार हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, एस्परजिलस, ये फंजाई है, ये एफ्लाटॉक्सिन, ये जो जहर प्रोड्यूस करता है इसको एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। ये एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है एस्परजिलस। अगर ये जहर किसी खाने की चीज में शामिल हो
और वो बंदा खा जाए तो उसको कैंसर भी हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस, फंगल इन्फेक्शन इज वेरी डेंजरस, इसीलिए जो कंटेमिनेटेड फूड है उसको खाना नहीं चाहिए। और ये फेफड़ों को मुतासिर करता है। एक बीमारी है फेफड़ों की जिसको हेस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। दिस हेस्टोप्लाज्मोसिस इज कॉज्ड बाय अ फंजाई व्हिच इज कॉल्ड हेस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हेस्टोप्लाज्मोसिस फंजाई हेस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये एक फंजाई है। ये क्या करता है, जब हेस्टोप्लाज्मोसिस कैसे कॉज करता है, क्योंकि फंजाई की जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर की जो शक्ल में होते हैं, स्पोर क्या है, दरअसल स्पोर फंजाई अपने जब ये हवा के अंदर होते हैं या मिट्टी में होते हैं तो फंजाई क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक होल बनाता है। उस होल, वो होल इतना सख्त होता है, अपने इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाता है और बहुत सख्त होता है, उसे हम स्पोर फॉर्म कहते हैं। अब उसके अंदर वो जिंदा होते हैं और कई सालों तक जिंदा रहते हैं और वो ऐसे मतलब हाई टेम्परेचर से भी नहीं मरते हैं स्पोर्स उसके। तो वो स्पोर्स अगर कोई बंदा सांस के जरिए स्पोर को इनहेल करेगा तो उससे हेस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के जो स्पोर्स हैं वो फेफड़ों के अंदर चले जाएंगे और फेफड़ों को मुतासिर कर देंगे, वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो फेफड़ों को ये मुतासिर करता है। तो फंजाई के नुकसानात फायदे से ज्यादा नुकसानात है इसके, ठीक है। अब बात आती है ट्रीटमेंट पे। फंजाई की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए खास मेडिसिन होते हैं जिसे कहते हैं एंटी फंगल। एंटी फंगल ड्रग्स। कोई एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं करेगा, कोई एंटीवायरल असर नहीं करा। ओनली एंटी फंगल कैन क्यूर द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कौन खत्म कर सकता है, एंटी फंगल ड्रग्स। अब ये जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं ये जिल्द के ऊपर सुपरफिशियल भी इस्तेमाल हो सकता है या मुंह के जरिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्फेक्शन। अगर किसी के सर की जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन है, सर की जिल्द के अंदर इन्फेक्शन है, तो एंटी फंगल जो ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि क्रीम की फॉर्म में होते हैं और वो जिल्द के ऊपर अप्लाई करते हैं, वहां पे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। और कुछ ऐसे एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो कि मुंह के जरिए भी आप उसको ले सकते हैं। मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो गया या थ्रुश हो गया, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंजाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं हमारा। अब नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट ये छोटे जानदार हैं जो कि किसी जानवर या इंसान में पाया जा सकता है और वहां इन्फेक्शन पैदा करता है। और जो पैरासाइट है, कुछ पैरासाइट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं,
कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब ये है कुछ पैरासाइट एक सेल से बना होता है और कुछ पैरासाइट एक से ज्यादा सेल से बना होता है। ठीक है, वायरस जैसे कि मैंने बताया वायरस सेल से नहीं बना, बैक्टीरिया सेल से बना होता है, फंजाई ये भी सेल से बना है और पैरासाइट ये भी सेल से बना है। तो कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक सेल से बने होते हैं। ये तकरीबन बैक्टीरिया की निस्बत 100 से 400 गुना बड़े होते हैं। मतलब ये है जो पैरासाइट है वो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा वायरस होता है। अब जैसे कि वायरस है वो आम फिल्टर पेपर से गुजर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता क्योंकि बैक्टीरिया का साइज वायरस से बड़ा होता है। फिर बैक्टीरिया से बड़ा साइज किसका होता है? पैरासाइट का। सबसे बड़ा पैरासाइट है, उससे छोटा बैक्टीरिया और उससे छोटा सबसे छोटा वायरस। इसलिए पैरासाइट और जो बैक्टीरिया है इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन वायरस लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए खास माइक्रोस्कोप जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं और उसके लिए एक्सपर्ट माइक्रोस्कोपिस्ट की को चाहिए कि वो उसको माइक्रोस्कोपी उसको उसकी आसानी से कर सकते हैं। तो 100 से 400 टाइम्स ये बड़ा होता है। किससे? बैक्टीरिया से। यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हैं, ये आम आंख से भी देखे जा सकते हैं। यानी इसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। जो मल्टीसेलुलर पैरासाइट है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, खुर्दबीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन यूनिसेलुलर को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत फिर भी होती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं जो कि आपके जो पिन वर्म्स हैं या हुक वर्म है, दरअसल कीड़े होते हैं। ठीक है ना, और ये इसकी जो साइज होती है तकरीबन बहुत लंबे होते हैं, 4 मीटर तक तकरीबन इसकी साइज चली जाती है, 4 मीटर तक। और जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर की जो साइज है वो तकरीबन 0.01 ml मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर यूनिसेलुलर का साइज होता है और 4 मीटर तकरीबन मल्टीसेलुलर का साइज होता है। अब इसको तो हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए जो आम लैब में यूज होता है। आम लैब में जो माइक्रोस्कोप यूज होते हैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है, और जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं इसको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। और जो 4 मीटर का एक कीड़ा जा रहा हो तो इसको हम आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पैरासाइट। अब जो कुछ पैरासाइट्स मुख्तलिफ तरीकों से मुंतकिल होते हैं होस्ट के अंदर, तो मैं चंद एक तरीके लिखता हूं जिसके जरिए पैरासाइट मुंतकिल होते हैं।
पैरासाइट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, पैरासाइट के मुंतकिल होने के तरीके या रास्ते। उसमें सबसे पहला है अमीबा, अमीबा एक पैरासाइट है और ये जोड़ों और तालाबों में पाए जाते हैं। वहां से ये मुंतकिल होते हैं, या किसी आलूदा खुराक के जरिए भी मुंतकिल होते हैं। एक बंदा है, वो तालाब या जोड़ में वहां से उसका पानी पी रहा हूं, तो ये अमीबा वहां पे मौजूद होता है। उसके जो अंडे होते हैं, उसका जो ओवम सिस्ट या ओवम जो होता है वो वहां पे मौजूद होता है। तो वहां से अगर कोई बंदा पानी पी ले तो कंटेमिनेटेड वाटर से वो मुतासिर हो सकता है, या अगर कोई खुराक है उसके अंदर अमीबा के अंडे मौजूद हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। और कुछ डिजीजें हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं। मैं यहाँ पे एक और रूट भी लिखता हूँ मजीद क्लियर होने के लिए। एनोफिलिस मॉस्क्वीटो, ये एक मच्छर है जो कि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, मुंतकिल करता है। अगर ये मच्छर किसी इंसान को काटे तो वहां से ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है, जिससे बंदे को मलेरिया हो जाता है। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जस्ट ये दो एग्जांपल्स आप लोग याद रखें। अब ये जो बाइट करता है तो ये खून के जरिए ये पैरासाइट अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो खुराक के जरिए, कंटेमिनेटेड पानी के जरिए या खून के जरिए, ठीक है ना, ये जो मच्छर का जो बाइट होता है उससे ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। कुछ पैरासाइटिक डिजीजेस हैं, फर्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। सेकंड है एमोइबिक डायसेंट्री, उर्दू में कहते हैं खूनी पेचिश। ठीक है। बंदे का पेट खराब होता है और उसके साथ खून भी आ रहा होता है, इसे कहते हैं एमोइबिक डायसेंट्री। और यहां पे जो पैरासाइट है अमीबा। अमीबा के फिर डिफरेंट स्पीशीज हैं।
ठीक है। ट्रिप्नोसोमियासिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट कॉज करता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और जो डिफरेंट पैरासाइट इसको कॉज करता है। अब जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो इसको ट्रीट करने के लिए भी सेम उसी तरह पैरासाइटिक एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स होते हैं। एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स होते हैं। मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। अगर किसी को अमीबिक इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए जो मेडिसिन है मेट्रोनिडाजोल, ब्रांड नेम फ्लैजिल, एंथामिजोल, किसी भी ब्रांड में इसका जो केमिकल फॉर्मूला मेट्रोनिडाजोल। एमीबिक इन्फेक्शन को किसी का अगर अमीबा हो और उसने टेस्ट कराया, अपना स्टूल टेस्ट कराया, ठीक है, तो स्टूल टेस्ट में अमीबा के जो सिस्ट होंगे, उसके जो अंडे होंगे, ओवम या पैरासाइट, वो उसमें नज़र आ जाता है। तो उसके लिए फिर मेडिसिन मेट्रोनिडाजोल, ठीक है ना, फ्लैजिल, वो कुछ टाइम के लिए खा लें, उससे वो ठीक हो जाता है। सो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं करेगा। आप जितने भी एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे उससे ये है कि पैरासाइट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको रेजिस्टेंस डेवलप होगा आपकी बॉडी के अंदर। एंटीवायरल, अब जो पैरासाइटिक के ड्रग्स है वो एंटीवायरस जो वायरस पे उस पर अफेक्ट नहीं करता। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब मे बी क्वेश्चन आ जाए। राइट नोट on number 1 virus, बैक्टीरिया, या पैरासाइट। तो इस पे आप अच्छा खासा नोट लिख सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, वो कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से। सो ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए आप लोग को ये याद रखना है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर